बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम करते हुए सिक्योरिटी इदारों को किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया, जिसमें ठोस सबूत के बाद JIT की मंजूरी से मज़ीद 3 माह की तौसी की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि IMF का वफ़द सितंबर के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है, जिसकी JNU और PTI की जानिब से शदीद मुखालफत की गई है। लेकिन जी, इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे एक ज़्यादा जो अफसोसनाक और परेशान कर देने वाली ख़बर है वो ये है कि एक मैगज़ीन है और ये जो है ये दुनिया के मेरा ख्याल है कदीम तरीन मेडिकल जो तहकीकाती जो जराइद हैं, ठीक है ना, उनमें से मेडिकल पब्लिकेशन उनमें से एक है। ये 1823 से मुसलसल छप रहा है बरतानिया से, और लैंसेट, ठीक है, और मेडिकल की दुनिया में या साइंस की दुनिया में ये कोई नाम ऐसा नहीं है। तो लैंसेट ने जो है वो गज़ा में तो सारा, आपको पता है कि वहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स भी तबाह हो चुके हैं और वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ भी तबाह हो चुकी हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स को भी शहीद किया जा चुका है, नर्सिंग स्टाफ को भी शहीद किया जा चुका है। तो वहाँ पर जो है वो एक अल हिली हॉस्पिटल, एक छोटी सी जगह, और वहाँ पर एक छोटी सी लेबॉर्ट्री की बाकियात जो हैं वहाँ पे मौजूद थी। तो वहाँ पे जो ये टीम्स गई हैं अभी वहाँ पे इमदाद लेके, तो वहाँ से 1300 जो शदीद किस्म बीमार बच्चे और औरतें और जो मुख्तलिफ लोग थे, उनके वो ब्लड सैंपल्स बाहर लाने में कामयाब हो गए हैं। और वो जो ब्लड सैंपल्स हैं वो शदीद बीमारी में, उसमें कई जो हैं वो इन द मीन टाइम वो इंतकाल कर गए। लेकिन लैंसेट ने जो रिपोर्ट आज दी है जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। ये 30th में लैंसेट को कोट कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अब एक तो देखें ना, इन्फेक्शन ये होता है कि इन्फेक्शन फैल गया जी। या इन्फेक्शन जो है वो मतलब फैलने से मुराद है कि ट्रांसमिट हो गया, एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को फैलना शुरू हो गया, या फिर ये है कि वो इन्फेक्शन जो है वो आगे बढ़ गया बहुत ज़्यादा और बहुत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, सेप्टिक शॉक की तरफ चला जाए, बहुत ज़्यादा हो गया सिलसिला। ये कि एंटीबायोटिक्स दी और उसको और किसी तरीके से जो अपनी इम्यूनिटी है उससे वो ठीक हो गया इन्फेक्शन। लेकिन अब वहाँ पता ही चल रहा है कि वहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो ऐसा है कि जो कि तकरीबन तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं, ये मैं 30th यहाँ पे, तमाम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उनसे रेजिस्टेंट एक नया जो नए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उन्होंने वहाँ पे जगह ले ली है। अच्छा, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। यानी आप इसको इस तरह से समझें कि कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी अंदाज में दी जा रही है, 3rd जनरेशन जैसे सेफलोस्पोरिन से, उनसे भी ये रेजिस्टेंट है, और इनको अगर मिला के दिया जा रहा है तो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो यानी 3rd जनरेशन जो सेफलोस्पोरिन हैं, ये बड़ी पावरफुल एंटीबायोटिक्स हैं। तो इनको दूसरों के साथ कंबाइन करके, तीसरे के साथ कंबाइन करके, तो ये जो है जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि अब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये हो गया है कि वहाँ पर एक इस तरह के इन्फेक्शंस ने जन्म ले लिया है कि जो एंटीबायोटिक्स से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल जो है वो वहाँ पर जो बैक्टीरियाज़ हैं वो वहाँ पे सामने आ गए हैं
और ये जो है ये 1300 सैंपल्स वहाँ से लेके गए हैं। और ये जो है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस was classified was defined as a bacterium that couldn't be killed by at least one drug in 3 or more classes। तो अब ये जो सिचुएशन है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। और इस पे फिर मैं यहाँ पर ये जो ABC न्यूज़ को भी मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने लैंसेट की ही रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। ABC न्यूज़ ने 31st हाई लेवल ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन गज़ा। तो ये जो एक सिचुएशन वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं ना, कोई एक मसला तो है नहीं। लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, फिर ये इन्फेक्शंस के लिए उनको एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, उससे भी मर रहे हैं। फिर ये कि परमानेंट उनकी जो ग्रोथ है और उनका जो उनकी वो मिस हो गया सारा, जो पोलियो वैक्सीन हैं और बाकी सारी वो सब हो गए, तो वो मासूर हो गए बच्चे। मतलब ये जेनोसाइड तो एक तो ये हुआ है ना कि जो 5-5 हज़ार पाउंड वजनी बम गिरे हैं, या फिर स्टारवेशन से, या फिर, लेकिन वो पूरा जो एक प्रॉपर जेनोसाइड होता है ना आगे, कैसा इन्फेक्शन कि जो ट्रीट भी ना हो सके, और वो मतलब 1 दिन 2 दिन में बुखार चढ़ा और डेथ हो गई। बुखार चढ़ा बच्चे को, खातून को, किसी एक से दूसरे को फैल रहा है, दूसरे तीसरे को फैल रहा है, और आप मोस्ट पावरफुल मोस्ट एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं उनको। और वो भी एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़ाहिर है कि IV मतलब इंटरवेनस, तो वो जो है वो ये रिपोर्ट कह रही है कि वो एक प्रॉपर जेनोसाइड, प्रॉपर कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है। और इस दौरान जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। और ये जो है ना, ये कत्लेआम जो है ये 2024, 23, 24, 25 गुजर गया। ये कोई कहते हैं ना वो डार्क एजेस में नहीं हो रहा। ये 2000 आज की दुनिया में जब सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी और जनाब AI और ये और उनके सामने यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। और ये भी नहीं कि ये अमवात किसी ऐसी जगह पे हो रही हैं जहाँ कोई ज़लज़ला आया हुआ है और जहाज़ नहीं पहुँच सकते, नहीं, ये दरमियान में दुनिया के मरकज़ में ये कत्लेआम जेनोसाइड जारी है। और इसका मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लोग कुछ भी ना कर सके ना। मैं कोई यहाँ पे कोई, मैंने पहले भी बात की थी कि आलम दीन में कोई नहीं हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई बात करूँ, या मैं कोई स्कॉलर हूँ। लेकिन मैं एक बात ही बताऊँ कि इसकी बात चीज़ें होती हैं जो इज्तिमाई, जो कलेक्टिव जिनकी पनिशमेंट होती है। और इसकी ये जो कुछ हो रहा है, मुझे इस बात का खौफ भी है और मैं अल्लाह से पनाह भी मांगता हूँ कि इसकी जो सज़ा है वो या इसका जो हिसाब किताब है वो कुदरत बहाल करेगी। कि जब ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? कहेगा जी, कोई कहेगा वो मैं जी YouTube पे गाना सुन रहा था, कोई कहेगा जी मैं वो बर्गर शॉप पे बैठा हुआ था, कोई कहेगा जी मैं वहाँ पे लूट मार कर रहा था, करप्शन हो रही थी, तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था। और उनके दरमियान जो है ये बच्चे जो हैं ये एक लुकमे के लिए तरसते तरसते और आखिर में फिर ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वहाँ पे तेज़ी के साथ फैल रहा है। अच्छा, मैं इस पे गज़ा पे ज़रा और क्या सूरत हाल डेवलप हुई है और अब कहाँ पे मामला, उस पर बाद में बात करूँगा। लेकिन कुछ देर पहले जो है वो जो यूरोप टीम, ठीक है, जिसकी क़यादत जो है वो जर्मन चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज वो कर रहे थे। और वो फिर मीडिया पर भी हमारे सामने आए और उनके साथ ज़ेलेंस्की, और ये जो है ये उनकी एक वर्चुअल कॉल हुई है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और इसमें फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट जो हैं ये अलेक्जेंडर स्टब
और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है कियर स्टैमर वो, और ये जो है ये सारी शख्सियात उसमें शरीक थी, जो कि और फिर जो EU की प्रेसिडेंट वहाँ पे थी उर्सुला वॉन डर लेyen, और नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे, वो सारे जो हैं ये उस कॉल में मौजूद थे जो इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गुफ्तगू की। और उसके बाद एक नेटो के सेक्रेटरी जनरल का उन्होंने एक्स के ऊपर एक मैसेज भी डाला है, अगर वो हमारे पास हो तो हम दिखाएं, अगर पॉसिबल हो तो, वरना रहने दें। अगर उनका वो जो एक्स पे मैसेज आया है, अच्छा, तो उन्होंने बहरहाल मीटिंग की उन्होंने की, और ज़ेलेंस्की जो है ये बर्लिन पहुँचे हुए थे आज, और ये जो कॉल है ये बर्लिन से फिर, और ये सारे जो रहनुमा हैं ये बर्लिन में मौजूद थे, और बर्लिन में जर्मनी में जो है वो इन्होंने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अगले चंद घंटों में 24 घंटे, क्योंकि जुमे को मुलाकात उनकी होनी है अलास्का में, और वहाँ पर उनकी अलास्का में मुलाकात होनी है, और मुलाकात जो है उनकी वो फोर्ट वॉन मिलिट्री एयरबेस पे उनकी जो है ये मुलाकात हो रही है। एक मिलिट्री एयरबेस है वहाँ पे, और जो अगर आप इसका पता करें प्यूटिन वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ये पहले भी बात की थी कि 9 घंटे की फ़्लाइट प्यूटिन की है क्योंकि वो मॉस्को से आ रहे हैं, और ट्रंप जो है उनकी तकरीबन 8 घंटे की फ़्लाइट है वो वाशिंगटन DC से। तो ये जो दोनों शख्सियात हैं ये इस जो एक मिलिट्री बेस है, अच्छा ये एयरफोर्स और आर्मी, यानी अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन एयरफोर्स पहले अलग अलग थी, फिर ये कंबाइंड हो गई, तो ये जो है ये वहाँ पे ये एयरबेस मौजूद है, और ये पैसिफिक कॉम के अंडर आती है। सही। जो यूनाइटेड नेशंस की जो कमांड हैं, तो पैसिफिक कॉम के अंडर जो है ये बेस आती है। तो प्यूटिन जो है वो भी यकीनन अगले चंद घंटों में, या जब भी वो फ्लाई कर रहे होंगे, 9 घंटे की फ़्लाइट उनकी, और ये जो सेक्रेटरी जनरल ने अभी जो उनका कुछ देर पहले उनका ये उन्होंने मैसेज दिया है ये एक्स पे कि ग्रेट कॉल विद जो है वो विद पुटिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की एंड यूरोपियन लीडर्स अहेड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप्स मीटिंग विद पुटिन इन अलास्का, और हम जो हैं यूनाइटेड हैं कि ये टेरिबल वॉर जो है यूक्रेन के ख़िलाफ़ ख़त्म होगी, एंड अचीव जस्ट एंड लास्टिंग पीस, अप्रिशिएट रियल ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप एंड क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अलाइज, द बॉल इज़ नाउ इन पुटिन्स कोर्ट। अच्छा, अब ये जो है ना ये एक इतनी, यानी ये ख़ात्मा है एक सिस्टम का ख़ात्मा है, और वो जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि इसमें अब ना कोई नेटो है, ना इसमें कोई EU है, ना इसमें कोई मतलब सब फारिग हो गए, और इसमें 2 जो शख्सियात हैं वो मिलने जा रही हैं, और वो क्या बात होगी उनमें क्लोज डोर, कैसे सिलसिला होगा, क्या तय होगा, मतलब बॉर्डर्स तय होंगे, ठीक है। और ये जो है ये मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो है ये जो चांसलर हैं, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो चुकी है कि वो उनके 100 दिन कंप्लीट हुए हैं, अभी वो 100 दिन हुए हैं सिर्फ। बड़ी मुश्किल से जर्मनी के अंदर गवर्नमेंट बनी थी, वहाँ राइट विंग AfD और फिर अलायंस हो रहा था, और ये हो रहा था, सारा था वो ऑल शोज चले गए थे, और मतलब एक बड़ा मसला हो गया। तो 100 दिन पूरे हुए, और 100 दिन के बाद जो है वो उनकी जो पोल आए हैं वहाँ पे, वो अंदरूनी तौर पे इंतहाई परेशान कौन है उनके लिए। परेशान कौन इसलिए हैं कि जो दाएं बाजू की जो AfD है वो पोल्स में सबसे आगे है, तो जर्मनी के चांसलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अंदरूनी तौर पे और बैरूनी दुनिया में भी वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में चले गए हैं। वो अलायंस टूट रहा है, जर्मन अलायंस भी टूटना शुरू हो गई है, और जो पोल है वो बता रहा है कि जर्मन जो है, जर्मनी जो है ना, इनका इशू ये है कि एक तो वो जाहिर है कि दूसरी जंग अजीम के बाद हॉलोकॉस्ट के हवाले से वो एक पूरी तारीख है, लेकिन उसके ऊपर जर्मनी डिवाइड है। मतलब जर्मनी के जो वेस्ट जर्मनी है उसके तो इसराइल से ताल्लुकात बहाल हो गए थे,
और ये बहाल हो गए थे 52 में, फिर 65 में वो बाकायदा बने ताल्लुकात। लेकिन ये हुआ कि इसराइल के पासपोर्ट पे लिखा होता था कि आप जो हैं वो दुनिया के इन मुल्कों में जा सकते हैं जर्मनी के अलावा। मतलब इतना जर्मन्स का और इसराइल का जो है मामला इतने ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन फिर ये हुआ कि इनके ताल्लुकात बहाल हो गए, लेकिन ईस्ट जर्मनी से कभी नहीं हो सके। मतलब ईस्ट जर्मनी जो है वो, मतलब बर्लिन वॉल तो गिर गई, लेकिन जो ईस्ट जर्मनी है वो अभी तक इसराइल के बारे में ख़ास तासुरात हैं उसके। और जो वेस्ट जर्मनी है उन्होंने तासुरात अपनी ज़रा बेहतर करने की कोशिश की है, सबसे ज़्यादा उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। और जो है वो जर्मन जो हैं वो आप ये समझें कि अब ये आते हैं ना, इलॉन मस्क ने कुछ अर्से पहले AFD के एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा था कि माजी में जो गलतियाँ हुई उससे निकल के बाहर आओ। AFD को मुखातिब किया था कि जो कुछ हुआ माजी से निकलो। अच्छा, तो वो जो है अब वो AFD को सपोर्ट, अब वो AFD आगे निकल गई है। पोल्स जो आए हैं वो उसमें AFD आ गई है। और जर्मन चांसलर जो है उन्होंने शदीद दबाव के बाद चंद रोज़ पहले जो है ये कहा कि हम इसराइल को असले की सप्लाई बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपने अंदर जो जिनके साथ अलायंस है वहाँ से एक मुखालफत शुरू हो गई थी कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक 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 जो ना इंटरनल इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक जो है वो जर्मनी में तकसीम है, और पूरी हिस्ट्री है उसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और उससे पहले की। तो जो जर्मन जो है अब उसका नतीजा निकला कि अंदर जो है उनकी जो उनके जो पोल्स हैं। अच्छा, फिर AFD को उन्होंने तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। वो पोल्स में सबसे आगे है, वो सबसे आगे जा रही है पोल्स में। और उसके ऊपर जो है वो आज जो है वो एक तो देखें ना, वॉशिंगटन पोस्ट जर्मनी के जो थर्ड में अगर दिखाऊं यहाँ पे, वो कह रहे हैं इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें है कि ये कंजर्वेटिव रिवोल्ट है एक तो अंदर उनके। अच्छा, गार्डियन जो है वो ये कह रहा है कि आफ्टर टॉरिड 100 days जर्मन फ्रेडरिक मर्क इज मॉक्ड एज अ डेड मैन वॉकिंग, ही मस्ट फाइट बैक। अच्छा, और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो मैं अगर टर्किश एजेंसी को कोट करूँ फर्स्ट, तो वहाँ पर जो है फार राइट AFD बिकम जर्मन्स मोस्ट पॉपुलर पार्टी। अच्छा, अब अप्रूवल रेटिंग्स उनकी गिर गई। इन्होंने गज़ा के ऊपर जो है वो स्टांस कुछ लिया, फिर उधर से लिया, तो एक अंदरूनी तौर पे वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में आ गए, क्योंकि जो अलाइंसेस हैं वो अब उसमें इन्होंने वो लीड ली। कोलिशन ऑफ विलिंग उस पर पॉपुलर हो गई यूरोप के अंदर, जाहिर है। लेकिन वो आखिर में जाके वो ठुस हो गया मामला सारा। कोलिशन ऑफ विलिंग क्या, ये वो ट्रम्प साहब जो है वो तो जा रहे हैं मिलने के लिए, उन्होंने फ़ोन पे बात की। अच्छा, ज़ेलेंस्की कहते हैं, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कहते हैं कि ट्रम्प ने मुझसे जो बात कर रहे थे तो ट्रम्प ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं जब फिर जो बात हो जाएगी तो फिर तुम्हें बता दूंगा फ़ोन करके। मतलब आखिर तक ये ज़ेलेंस्की को था कि मैं शायद शामिल हो जाऊंगा, मुझे बुला लिया जाएगा, मुझे बिल्कुल होता ना अंडर द बस। अच्छा, और वहाँ पर जो है अब फैसला होने जा रहा है कि जी ये बॉर्डर्स कैसे होंगे, ये आगे किस तरह से नक्शे बनेंगे, क्या होगा, वगैरह 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 वगैरह। ये सारी बातें जो हैं ये आगे तय होने जा रही हैं। और ये जो है ये एक इंतहाई, आप समझें कि ये एक परेशान कुन बात है उनके लिए, और परेशान कुन उनके लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि वो इसका हिस्सा ही नहीं है। मतलब वो मुकम्मल तौर पे इससे बाहर हैं, इस पूरी यानी पूरी फैसला साजी से भी बाहर हैं। और ये भी कि उनके बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बात करते हैं और वहाँ पे क्या देखें ना। अच्छा, हो भी मिलिट्री बेस पे रही है। अच्छा, साथ जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन की अपनी सिक्योरिटी टीम पूरी पहुँच रही है, जो पूरा बगिंग सारा ये पूरा हिसाब किताब वो एक तो इनकी टीम करेगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और साथ ही पुतिन की भी करेगी कि यहाँ से कोई बात जो है बाहर ना जाए, ये ना। तो ये जो है ये एक ऐसा सिलसिला वहाँ पे है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो है वो ये परेशान है। ये गेम से आउट हो गए हैं यूरोप, और ये इनको अभी किस तरह से वापस आते हैं फैसला साजी में, और क्या होता है अगले 24-48 घंटों में, ये देखना है। लेकिन ये है कि ये जो मीटिंग है, बहरहाल ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मीटिंग पे जो है, अच्छा, इस मीटिंग पे के लिए रवाना होने से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने एक शख्सियत से बात की है, और उस शख्सियत से टेलीफोन पे बात की है, और भरपूर जो आगे ताउन होना है या जो ताउन रहा है, और पुतिन ने उनको ये बताया है उन शख्सियत को कि मैंने ट्रम्प से क्या बात करनी है, और ट्रम्प के साथ गुफ्तगू में
उस शख्सियत को इत्मीनान में लिया है। अच्छा, वो जो शख्सियत हैं, अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये क्रेमलिन का 8th, ये जो है ये हैं शुमारी कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को उन्होंने ये 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो क्रेमलिन का अलामिया बता रहा है कि उन्होंने जो है वो किम जोंग उन से उन्होंने तफसीली बात की है और उन्होंने कहा है कि भाई आपका बहुत शुक्रिया और ज़बरदस्त हम स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और आपने जो भी ये यूक्रेन के अंदर सारे मामला तय किए तो उसके अंदर आपने साथ भी दिया, आपके लोग भी आए, सारा कुछ हो। तो वो सारा जो है वो उन्होंने शुमाली कोरिया के साथ डिस्कस किया है कि मैंने, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको कोई इशू नहीं है कि सारा एजेंडा जो है उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, उसमें नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व है, उधर से यहाँ इनका कोई इत्तेहाद नहीं, यहाँ ट्रम्प है, मतलब नहीं, यहाँ ना कोई ईयू है, ना इनकी अपनी टीम में बहुत सारी, ना यहाँ पर कहीं बरतानिया है, ना कहीं यूक्रेन है, या कोई भी नहीं है। यहाँ ये मिडिल ईस्ट के मुल्क भी सारे थे ना, यूएई में होगा, तुर्की में, सारे दुनिया एक तरफ है, उधर से तो ट्रम्प है, उधर से जनाब जो है वो शी जिनपिंग और पुतिन और जनाब नॉर्थ कोरिया और ये सारे उधर से वो हैं सारे। अब फैसला होने जा रहा है कि भाई ये क्या हमने आगे करना है और कैसे करना है और क्या करना है। अच्छा, अब इसमें जो है मैं आपको सिर्फ एक बात इसमें ये बताऊं कि ये इसमें जो एक इसके दरमियान बड़ी, यानी ये बिल्कुल आप समझें कि इसको ये याल्टा के साथ जो इसकी हम काफ़ी अरसे से जिक्र करते रहे हैं, तो आज मेरे ख्याल से किसी पेपर में ये आया भी है कि याल्टा के हवाले से, ये मेरे ख्याल से वॉशिंगटन पोस्ट में किसी जगह में देख रहा था आर्टिकल है, नहीं अभी मिलता है तो हम दिखा देते हैं कि याल्टा ये बिल्कुल जो है ये ऐसे ही है कि जैसे याल्टा की हुई थी में लोग बैठे थे और बैठ के उन्होंने फैसला कर लिया था, तो ये उसी तरह से ये जो है ये देखें ना, आज आया है ट्रम्प एंड पुतिन को डिसाइड अदर स्टेट्स इक्विंग याल्टा समिट। अभी याल्टा का इतनी दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये याल्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 1945 में मैप ऑफ यूरोप वॉज रीड्रॉन इन याल्टा विदाउट इनपुट फ्रॉम इफेक्टेड कंट्रीज, और यूक्रेन एंड यूरोप फियर अ रिपीट इन अलास्का। अब याल्टा का जिक्र जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिरकार कर ही दिया, ठीक है, और उसमें कहा ये दुनिया की सुपर पावर जो है ये याल्टा में मिली थी, और ये जो है ये नाजी जर्मनी की डिफीट के बाद और उसके बाद एक मैप ड्रॉ किया था, और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप जो है सोवियत को दे दिया था, और पोलैंड को बिल्कुल थ्रू अंडर द बस कर दिया था, और इसमें किसी मुल्क के पास ये इजाज़त ही नहीं थी कि वो कोई बात कर सके, ठीक है, और पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है हवाले कर दिया था सोवियत यूनियन के याल्टा में। तो अब ऐसे ही कोई क्या रिपीट ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये जो है ये वहाँ पे एक बड़ी शदीद परेशानी और इसके असरात होंगे, बड़े दूर असरात होंगे, क्योंकि साथ ही जो है वो ये मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को आने की दावत प्रेसिडेंट पुतिन देंगे, जिसको वो कबूल कर लेंगे यकीनन, क्योंकि वो आ रहे हैं अमेरिका, यानी ये अमेरिका आ रहे हैं, वो कहते हैं वो लेकिन रशिया ही है इसको, यानी एक तारीख़ है पुरानी कि अलास्का उनसे ख़रीदा था और ये था, वो कहते हैं रशिया ही हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है, तो ये उधर से उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं, तो इनके साथ हो सकता है कोई नोट टेकर्स भी ना हो, अभी टीम का भी नहीं पता कौन से लोग होते हैं कौन से नहीं होते, लेकिन जाहिर है कि वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे। और पहले तो ये था कि मीडिया के सामने ज़रा प्रेशर वैशर, अब वो उनको कोई प्रेशर नहीं, दोनों अलग बैठ के तय करेंगे कि क्या है, और बाकी दुनिया को बता दिया जाएगा कि भाई दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि हमने ये फैसला कर लिया, और बाकी जो है वो मतलब आपको मुतला किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक यूक्रेन है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ये है ये है ये है, ये आपको मतलब आपके लिए मतलब आपको बता दिया जाता है, ठीक है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि हमने ये फैसला कर लिया। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पर तो एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगले 24-48 घंटों में यानी ये फैसला होने जा रहा है कि यूरोप, यूक्रेन, नेटो, अलाइंसेस, इत्तेहाद, चाइना, ठीक है, मतलब ये सारे नॉर्थ कोरिया, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, किस तरह से पुतिन किस तरह क्या बात करना चाह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो हैं वो उनका क्या प्लान था, क्या वो इसका हिस्सा होंगे मुलाकात का या नहीं होंगे, या ये दोनों अलग बात, मतलब एक परिसरारियत है जिसमें वो यूरोप के लोगों ने पूरी कोशिश की है अभी यूरोपियन टीम ने कि ये यूरोप जो है वो किसी तरह से उनको कहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हम भी कहीं थे, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको सबको एक ही जो है ना, यानी चांसलर
जर्मन चांसलर, बरतानवी वज़ीर आज़म, ज़ेलेंस्की, उन सबसे एक ही कॉल पे बात कर ली, सबको एक ही, ठीक है ना। नेटो उनके सेक्रेटरी जनरल, वो जो मजाक कर रहे थे, वो जिन्होंने कहा था ना डैडी, वो याद है ये डैडी है, और वो सवाल हुआ था, वो ये उनका जिक्र कर रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हंसी मजाक हो रहा था और प्रेसिडेंट ट्रम्प बैठे हुए थे साथ, तो वो उनको भी साइड पे कर दिया। जर्मन चांसलर जो हैं वो ये ज़ेलेंस्की का कद नहीं छोटा हो गया थोड़ा सा, या तो इसका कद छोटा हो गया, या वो जर्मन चांसलर जो है, कर उनकी भी जो उनके पोस्ट भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की बहरहाल कुछ मुझे लगता है कुछ छोटा हो गया कद इनका। अच्छा एनीवे, तो अब ये है कि वो क्योंकि लॉसेज हो गए हैं ना, यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया है, तो उसकी वजह से परेशानी भी हो सकती है। एनीवे, तो अब ये जो है ये एक वो थ्रो अंडर द बस वाला हिसाब हो गया। अब इसमें से नई दुनिया क्या इमर्ज होकर सामने आती है, ये अगले 24-48 घंटों में पता चलेगा। अच्छा, उधर जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो एक जो 9 डैश लाइन पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा बता दूं, ये वो इलाका है जो साउथ चाइना सी में, जहाँ पर पानी के ऊपर एक तनाज़ा है, और वहाँ पर पानियों पे तनाज़ा है कि ये, और वो 9 डैश लाइन के हवाले से, जज़ायर के हवाले से बहुत दफ़ा इसको डिटेल में बात कर चुके हैं, और इसको अगर हम मैप देखें तो उस पर हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आता है इसमें। अच्छा, अब वहाँ पर ये हुआ है जनाब कि एक ये मतलब कुछ फ़िलिपीन का कहना है ये हमारे इलाके हैं, कुछ उनके, ये पार्सल आइलैंड्स हैं, बाकी आगे पीछे सारे तो मुख्तलिफ नाम हैं, और उसमें जो दरमियान में ये स्कारबोरो शॉल के नाम से एक इलाका है, जिसको चाइना ये इसको इस नाम से पुकारते हैं मगरिब में, और वो वहाँ पे चाइना उसको जो है हुआंगेन दो गालिबन इस तरह से कहते। अब जनाब हुआ ये है कि वो ये कहते, उनकी तरफ से आज ये बताया गया है कि ग्लोबल टाइम्स कि उनकी जो नेवल 13 उनकी जो नेवल ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर उन्होंने यूएस वॉरशिप को जो घुस रहा था वहाँ पे, उसको निकाल के बाहर डाल दिया। ठीक है, अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हमने मतलब यहाँ से एक वॉरशिप एंटर हुआ था, उसको चारों तरफ से घेरा है ये जो चाइना की नेवी है, और उसको उठा के वहाँ से उन्होंने बाहर उसको ले गए कि जी चलो चलो यहाँ से निकलो। और CNBC पर इसको इस तरह से कह रहा है कि चाइना सेज 15th इट ड्रोव अवे US वॉरशिप नियर द डिस्प्यूटेड स्कॉर्बो शॉल। अच्छा, ये कैसे हो गया भाई? इसको वो वहाँ से जो है वो धक्का देते 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 वो US वॉरशिप को ले गए चाइना वाले। ठीक है, अच्छा, 2 दिन पहले जो है वो ये फ़िलिपीन और इनकी मशकें चल रही थी ना, तो उसके बाद ये 14 अगर देखें तो फ़िलिपीन के वेसल्स को भी उन्होंने, जहाज़ तो उसको भी उन्होंने जो है वो निकाल दिया था वहाँ से। यानी चाइना बाकायदा घेर के, चाइना की जो नेवी है वो घेर के जहाज़ को जो है वो प्यार से निकालते निकालते, चलो 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 इस तरफ चलो इस तरफ चलो, वो निकालते पहले फ़िलिपीन के निकाले, फिर अमेरिका का निकाल दिए। अच्छा, अमेरिका वाला भी निकल गया जहाज़, यानी वो ये नहीं हुआ कि रुके और कैसे नहीं, निकल गया जहाज़। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये अच्छा, उसके बाद जो है वो एक हैं साहब जिनका नाम है पेटर पावल, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये हैं चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। अच्छा, ये गए जनाब इंडिया, और इंडिया में इन्होंने जनाब मुलाकात की वहाँ पे दलाई लामा के साथ। अच्छा, दलाई लामा के साथ मुलाकात इन्होंने की, तो वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने आज ये ऐलान किया है चाइना ने कि ये जो हैं हम मुकम्मल तौर पे जो चेक प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। ये एसोसिएटेड प्रेस, चाइना का टाइज विद चेक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चेक प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने 17। अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चेक प्रेसिडेंट ये इंडिया में, मैं ये दलाई लामा का इशू अभी बहुत ज़्यादा गले पड़ेगा, इंडिया का दौरा था, वहाँ जाके मुलाकात की। अब जनाब फ़ौरन ही जो है वो वहाँ से वजाहतें हो रही। अच्छा, ये अगर आप देखें ना, तो जब दौरा इन्होंने किया तो 19 उस वक्त ये हुआ कि जो ये जो धर्मशाला में जो ये जो एक अमेरिकन इंडिया जॉइंट वेंचर चल रहा है, उसमें यह है कि जनाब ये चेक प्रेसिडेंट, ये 19 जब विज़िट इन्होंने किया तो चेक प्रेसिडेंट ने कहा, वहाँ पर उनकी जो धर्मशाला से अनाउंसमेंट हुई कि चेक प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी
Petr Pavel meets Tibetan leaders, a firm support for Tibet cause। अच्छा, उस वक्त ये जुलाई के आखिर में इन्होंने, ये मेरे ख्याल से 28 जुलाई की यही तो वहाँ से रिपोर्ट आई, तो उन्होंने जनाब दौरा किया, खाना वाना खाया, उसके बाद ये मिले जाके, दलाई लामा से भी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। अब जनाब वहाँ पर उन्होंने ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये प्राग रेडियो जो है 18th, वो कह रहा है कि ये जो है ना, चेक फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हमारा सदर वहाँ दौरा किया था ना, ये प्राइवेट दौरा था इंडिया का, ये दौरा प्राइवेट था। ये प्राग रेडियो से आ रहा है, चेक रेडियो। वो कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर कि ये जो भारत का दौरा था, ये ज़ाती दौरा था जिसमें दलाई लामा से पर्सनल हैसियत में मिले और 90 साल की उनकी सालगिरह, ये नहीं उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को डिसोन कर दी है, क्योंकि चाइना ने कहा है कि हम तो ताल्लुकात तोड़ रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने कहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हुई प्रेसिडेंट के दरमियान, और ये तो खुद ही गए थे और वो वहाँ पे तो ज़ाती दौरे पे गए थे वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, तो अब इशू ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है अब इस पूरी सूरत हाल में। अब मेरे ख्याल से वक्फा लें, वक्फे के बाद मैं आपसे बात करूँगा कि देखें, नॉर्थ कोरिया से बात की है पुतिन ने, और चाइना जो है वो कितना ज़्यादा असर्ट कर रहा है अपने आप को, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो यानी फ़िलिपीन के और अमेरिका के उन्होंने वारशिप्स को निकाल दी है। उसके बाद आप देखेंगे दलाई लामा पे उन्होंने उसका स्टांस किया है, चेक रिपब्लिक। अब इसमें इंडिया ने क्यों रखा हुआ दलाई लामा को, ये खुदा जानता है बेहतर, क्योंकि डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF के वक्त की आइंदा माह पाकिस्तान आमद $1 अरब की तीसरी किस्त मिलने के भी इम्कान है जी। मैं इस पे ज़रा बात करूं कि गज़ा में क्या हो रहा है जी। एक तो ये है कि उनके वो तो झगड़ा तो पड़ा हुआ है, उनके आर्मी चीफ के दौरान बगावत है और टूट फूट गया है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे यूक्रेन, अब देखें ना, कोई तस्वुर कर सकता था कि यूक्रेन को और नेटो और ये इस तरह के इत्तेहाद जो हैं इस तरह हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म हो गए। नए अलाइंसेज, नए ब्लॉक, नया ऑर्डर, ये जनरल यूनाइटेड नेशंस गायब, ये गायब, वो मतलब सारा। तो इसमें जो है अब ये एक पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी कई सालों से, और उसी के नतीजे में ये पॉलिटिकल सिस्टम्स गिरेंगे, उसी के नतीजे में आगे ये बहुत कुछ होगा पाकिस्तान समेत, क्योंकि कंपेटेबल नहीं हो रहे ना रियासतें, फिर कैसे आगे चलेंगी, मतलब कैसे नेटो की एक्सपेंशन नहीं हो रही तो नेटो रहेगा, फिर वो टैरिफ उनको अपने शेयर ज़्यादा डालेगा, सिक्योरिटी कैसे करेगा, रशिया से ताल्लुकात ठीक करेगा, क्यों, मतलब एक पूरी दुनिया जो है, और नॉर्थ कोरिया भी दरमियान में आ गया उधर से। एनीवे, अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो इन्होंने तो एक नए साहब का सामने आए हैं, और वो जो है उनका नाम है समीर आलिया। अच्छा, समीर आलिया जो है ये एक रमल्ला में रहने वाले एक बिजनेसमैन है, और इनका नाम अचानक सामने आया है, और इन्होंने द नेशनल जो है उसको 36 उसको इन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया, और इन्होंने कहा है कि ये पोस्ट वॉर सिविलियन रूल जो है ये 1 साल तक रह सकता है, ये गज़ा के प्रपोज्ड गवर्नर हैं, ठीक है। इन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दिया है, और समीर हुलैया ने, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 1 साल तक रह सकता है, रमल्ला में रहते हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये घूमते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। अच्छा, इनके बारे में जो है वो ये अब जो 43rd अगर देखें तो ये फॉर्मर पैलेस्टीन अथॉरिटी ऑफिशियल क्वाइटली टैप टू बी पोस्ट वॉर गजा गवर्नर 43, कि जैसे एकदम से सीज फायर का ऐलान हो जाए तो ये फौरी तौर पे इसको अनाउंस कर दिया। हमास ने तो खैर उनकी तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो एक्सेप्ट करने, लेकिन महमूद अब्बास जो 42nd जो उनकी वफा जो है एजेंसी पैलेस्टीन अथॉरिटी की, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी कंडेम्स एज डिसग्रेसफुल एक्शंस ऑफ बिजनेसमैन फ्लोटेड एज गजा गवर्नर, ये 42nd, तो उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके साथ ही ये जो रिजेक्ट कर दिया नाम, ये इसका समीर हनिया का, हलिया का, ये मैं 39 कोट कर रहा हूँ, ये शर्कल औसत सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आ गया है कि कंट्रोवर्सी ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ पैलेस्टीन फिगर टू रन गजा स्ट्रिप। पहले ये आया कि जी इसके ऊपर सब मान गए हैं
और ये जनाब जो है वो इसके ऊपर अरब लीग भी मान गई है, हमास भी मान गई है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी मान गई है, तुर्की भी मान गई, सारे मुल्क इसमें मान गए हैं। और ये जो है ये आके बंदा वहाँ पे संभालेगा। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से भी ना हो गई, सऊदी अरेबिया की तरफ से ना हो गई। फिर उसके बाद जो है वो जो डेली सभा है जो कि टर्की, उन्होंने 38 वो कहते हैं कि इसराइल फ्लोस पैलेस्टीन बिजनेसमैन, कि ये अचानक सीज़फायर का ऐलान करके और इसराइल का ये फिर एक बिजनेसमैन का नाम दे दिए कि भाई ये तो फ़लस्तीनी है, और ये निकल के अचानक सामने आ गया है। और इसने जो है वो वहाँ पर कह दिया है कि हम जो है वो इसको अनाउंस कर दिया जाएगा वहाँ का। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक अजीब एक कन्फ्यूजन है वहाँ पे कि इसका नाम कहाँ से है। और ये आने से पहले ही मौसूफ जो है ये फारिग हो गए हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हमास ने, बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने, और इधर से ये सऊदी अरेबिया भी कह रहा है, उधर से टर्की भी कह रहा है। तो ये जो है ये इसको तो बिल्कुल फारिग कर, और ये जनाब इंटरव्यू देता फिर रहा था बंदा। तो ये बहुत से लोग जो है ना इधर उधर वो फारिग होते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो बात है असल वो ये कि अनाउंसमेंट होनी है किसी भी वक्त। यहाँ से अब जनाब दोहा में, इधर कतर अनाउंसमेंट होनी है आज भी। अच्छा, अब तरीका क्या है देखें ना, तरीका ये है कि उधर शहादतें हो रही हैं, उधर ये इन्फेक्शन फैला दिया, जल्दी करो जल्दी करो, अंदर वो गोलियां चल रही हैं, लोग नहीं आ रहे, मीडिया के लोग मार दिए, शहीद कर दिए, ये सारा कि जल्दी करो भाई। अच्छा, अब लोग इस उसमें आ गए कि खुदा का वास्ता किसी को भी लेकर कुछ भी कर दो, मतलब है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए, लेकिन ये कि हमें हमारी ज़िंदगी बच्चे की बचा ले, या हमें दर्द की कोई दवाई दे दे, पेन किलर तो ख़त्म है सारे। तो अब यह है कि एनेस्थीसिया के बगैर सर्जरीज हो रही हैं। आप सोचें ज़रा, सर्जरी जो है एम्पुटेशंस हो रही हैं बगैर एनेस्थीसिया के, बेहोश के बगैर वहाँ पे ये जो एम्पुटेशंस हैं। तो अब ये कि किसी को भी ला दो और उस वो जो है, तो वो इसमें इस पूरी सूरत में, क्योंकि इससे पहले कि सीज़फायर होने के बाद तो जो कुछ होना है वो तो होना है। अच्छा, 200 लोग वहाँ पर जनाब जो रिटायर्ड और रिजर्व एयरफोर्स पायलट्स हैं, वो जनाब ये टाइम्स ऑफ इसराइल वो उन्होंने भी मुजाहरे वो भी बैठ गए हैं कि हम गज़ा की जंग बंद करवाई जाए। ये तो देखे ना, अब यानी ये हो रहा है कि वो जो है वो, अच्छा वो IDF के जो चीफ़ हैं वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो नेतन्याहू और उसकी फैमिली जो है उसने हर हाल में बरतरफी करना है, यानी यार नेतन्याहू ने और उसकी जो बीवी है उसने मुझे तो हटाना ही है। वो झगड़ा बढ़ गया अंदर फ़ौज का, खाना जंगी है इस वक्त। और इसमें जो यानी 200 लोग वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, और वो 200 लोग जो हैं वो वहाँ पे उस मुजाहरे का हिस्सा है। और ये वज़ीर दिफा और फ़ौज भी लड़ गई आपस में, और बाकी लोग भी लड़ गए। लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन बात है वो ये कि समीर साहब जो हैं ये कहाँ से आ गए हैं अचानक, और अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ही इनको पीछे फेंक दिया तो हमास तो बिल्कुल ही नहीं मान रही। तो ये इन्होंने इंटरव्यू देनी शुरू कर दी, और साथ ही तुर्किया ने भी इनको उड़ा दिया, और साथ ही इनको जो है वो सऊदी अरेबिया का मीडिया भी कह रहा है कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। तो फिर ये कहाँ से आए थे, ये भी आके फारिग हो गए बीच में। तो अब ये है कि मतलब बंदा कौन सा होगा जो वहाँ पे आएगा। अच्छा, वो तय हो गया कि एक गो के अंदर ये सारे लोग रिहा होंगे, और ये नेतन्याहू जो है उसने ये बात कह दी है कि ये नेतन्याहू, ये BBC में कोट कर रहा हूँ, 24 मान गया वो इस बात पे। और ये जो है यूरो न्यूज़ 24, 25 हम दिखाएंगे ये एट वंस, एक ही ये अचानक होना है सारा, ठीक है ना, ये अचानक होना है। ये BBC और यूरो न्यूज़ ये अचानक किसी भी वक्त जो है इतला आनी है कि जनाब ये सारा का सारा एकदम हो गया, ठीक है। ऑल सारे होस्टेजेस, उधर से सारे प्रिजनर्स, सीज़फायर, ये फ़ौज सारी बाहर, और उधर जो है उसके बाद फिर अरब ममालिक की फ़ौज और बाकी जो है वो एकदम से अनाउंसमेंट। तो ये बंदा अपना नाम रख के बैठा हुआ था कहीं, वो इसने इंटरव्यू देनी शुरू कर दिए, वो जना मीडिया नहीं, वो टर्की की तरफ से आ गया। ये कौन बंदा है इसका, तो ये कहाँ से आया है भाई, तो बाद में टर्की ने कह दी तो इसराइल का बंदा है, ये कहाँ से आएगा, ये तो नाम उनका प्रपोज हुआ है। तो अब ये है कि अब मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा मतलब इतना कुछ हो चुका है गज़ा पे। और ये देखें, ये जो इन्फेक्शन फैले हैं ना, मैंने कहा ना बाद इज्तिमाई गुनाह होते हैं, इज्तिमाई सज़ाएँ होती हैं, वो कौमों के ऊपर, इससे हट के वो मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं है या जो भी, वो एक इज्तिमाई अज़ाब आता है कि ये जब हो रहा था, ये वहाँ पे जानवरों को पानी नहीं मिल रहा था, इंसानों को पानी नहीं मिल, रोटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर ये तकलीफ़ में थे, कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई किसी का भी कुछ हुआ था, नुकसान हो रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे। ये इसका मज़हब से, सियासत से ये कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो जिसको आप बुनियादी इंसान में और किसी
यानी जो जानवर हैं वो भी जानवर भी किसी कानून के तहत रहते हैं, ठीक है ना, वो भी हर चीज़ को नहीं चीरते फाड़ते, लेकिन इंसान जब हैवानियत पे आ जाता है तो उसके सामने कोई चीज़ बचती नहीं है। तो अब ये है कि वो ये नाम सामने आ गया, तो अचानक अब ऐलान होना है, तो ऐलान होने के साथ ही उन्होंने ये भी कि देखो इन्फेक्शन भी फैल गए हैं और फैल गए हैं वहाँ पे, और पानी भी नहीं है और खाना भी नहीं है, और बस जो भी होता है जल्दी से मान लो, जल्दी से मान लो उनको, क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंस करना है। उन्होंने कहा जल्दी जो भी कुछ हो नीचे करो, ये बीच में अपने नाम दे रहे हैं, उसका नाम अच्छा जल्दी से करें, अच्छा ऐसे करें वैसे करें, वो सारी तैयारियां पकड़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो तबाही और बर्बादी हो गई है उसका एक कुदरत की तरफ से जवाब आएगा सब पे। ये आप छोड़ दें कि उसमें कौन किस मुल्क का था, किसकी क्या फॉरेन पॉलिसी थी, किसकी क्या स्ट्रेटजी थी, ये छोड़ दें आप, वो कुदरत अपना प्लान बनाती है। और इसमें कोई मजहब, ये क्या हुआ था जो बगदाद में मंगोल घुसे थे, कुदरत का बना, मुसलमान ही थे ना, वो मंगोलों ने ऐसी तैसी फेर दी थी। इशू ये होता है कि जब आप कुदरत के एक निज़ाम के साथ लड़ते हैं ना, तो कुछ लोगों का जो जवाब है ना, या जो कोड़ा पड़ता है ना, उनका जो बदला है ना, वो फिर कुदरत की तरफ से आता है। वो किसी शक्ल में आए, जो भी हो, वो बस्तियां जो है ना, वो आबादियां फिर जिनके दरमियान इतने बड़े सहाने हो जाएं, तो वो फिर बस्ती नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये नाम आ गए, बाइडन आ गए, उधर इसी विद को, ये तो ट्रम्प ने आके इसको तेज किया, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, तो उसके अंदर तो एक एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये सारे असर इस वक्त ये लगे हुए हैं, हमारा बंदा आ जाए, इसका बंदा आ जाए, हमारा बंदा आ जाए, इसका बंदा आ जाए, इसका बंदा आ जाए, तो ये जो है ये बड़ी बदकिस्मती है। और मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना वो उम्मीद करते हैं, अब तो जाहिर है कि सीज़ फायर की अनाउंसमेंट ही होनी है, और उसमें देखते हैं कि कौन सा कोई शख्स आता है, कोई अरब मुल्क का कोई सरबराह ले ले, कोई भी इस वक्त जो है वो कहे कि 2-3 मुल्क एक साथ जिम्मेदारी संभाल लें, यानी यूरोप के मुल्क आ जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा संभाल लें जिम्मेदारी, लेकिन कम से कम ये जो हरकतें हो रही हैं कि वहाँ पे जी इसका ये बंदा होगा तो ये बंदा नहीं होगा, तो कौन रूल करेगा, तो ये आगे से, तो ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों वहाँ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।